अस्सलाम वालेकुम। STA 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 31 पढ़ेंगे। लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था कि इस कोर्स के 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट यानी कि पहले 15 लेक्चर में हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक को पढ़ा था, अगले 15 लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी को पढ़ा था और आज हम लेक्चर 31 में इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक को पढ़ेंगे, जो कि हम लेक्चर 31 से लेकर ऑनवर्ड 45 तक इसी को हम स्टडी करेंगे। और हमने ये भी देखा था कि डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में क्या डिफरेंस होता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमें जस्ट डेटा को डिस्क्राइब करना होता है। सो डेटा को डिस्क्राइब करने के डिफरेंट वेज होते हैं। जैसे कि अगर हमने एक डेटा को ग्राफिकली डिस्क्राइब करना है तो हम डिफरेंट ग्राफ्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हमने 15 लेक्चर में हमने पढ़ा था, डिफरेंट ग्राफ्स को हमने स्टडी किया था डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए। इसी तरह डिफरेंट क्वांटिटीज़ को यूज़ किया जाता है डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे कि हमने एवरेज के 5 टाइप्स पढ़ी थी, अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिकल मीन, हार्मोनिक मीन, मोड, मीडियन वगैरह। तो ये सारी क्वांटिटीज़ भी डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ की जाती है। यानी कि हमारे पास अगर एक कोई सैम्पल डेटा है तो उन सैम्पल डेटा में हम जब इन क्वांटिटीज़ को अप्लाई करते हैं तो हमें एक सिंगल वैल्यू मिलती है, ठीक है। जैसे अगर हमने मीन निकालना है तो हमें एक सिंपल वैल्यू मिलेगी जब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे सैम्पल डेटा में। तो फिर वही सिंगल वैल्यू जो है वो उस पूरे डेटा को डिस्क्राइब कर रही होती है, ठीक है। तो इस तरह हम डेटा को डिस्क्राइब करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। जबकि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में हम इस तरह नहीं करते, बल्कि हमने डेटा के जो आउटकम्स होते हैं, जो रिजल्ट होता है, उसको हमने खुद एस्टिमेट करना होता है। हमने खुद गैस लगाने होते हैं, हमने प्रिडिक्शन करनी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्लास में स्टूडेंट्स के मार्क्स का डेटा है तो हमने अगर उनकी एवरेज वैल्यू निकालनी है पूरी क्लास की तो हम क्या करेंगे, एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो वही सिंगल वैल्यू उस पूरी क्लास को डिस्क्राइब कर रही होगी, ठीक है, उस पूरी क्लास का हमें रिजल्ट दे रही होगी। तो ये तो हो गया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, ठीक है। हमने एवरेज का फॉर्मूला लगाया और हमने रिजल्ट को निकाला। जबकि इन्फ्रेंशियल में हम क्या करेंगे कि हमने इस तरह एवरेज का फॉर्मूला नहीं लगाना, बल्कि हमारे पास अगर एक स्टूडेंट्स के मार्क्स का डेटा है तो हमने खुद प्रिडिक्ट करनी है, हमने गैस लगाने हैं कि इस पूरी क्लास का एवरेज वैल्यू क्या हो सकती है। तो हम खुद एस्टिमेट करते हैं कि उस पूरी क्लास के 60% मार्क्स आए हैं या फिर 70% मार्क्स आए हैं, ठीक है। सो यानी कि सिंपल हमने इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हमने इन्फ्रेंस करना होता है, हमने खुद उसके आउटकम्स को ड्रा करना होता है अपने माइंड के अंदर। ओके, तो ये तो हम देख लिया डिफरेंस क्या होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे 2 मेन कैटेगरीज हैं, एक ये है एस्टिमेशन और दूसरी यहाँ पे हिपोथेसिस टेस्टिंग। उसके बाद एस्टिमेशन की फर्दर 2 कैटेगरीज हैं, पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन। तो इससे पहले कि हम इन दोनों कैटेगरीज को डिस्कस करें, उससे पहले हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना है, यानी कि हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन दोनों में, ठीक है। तो इसलिए हमने इन दोनों को पढ़ने से पहले हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो आज हम इस लेक्चर में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। The probability distribution of any statistic such as the mean, the standard deviation, the proportion of successes in a sample etc is known as its sample distribution। यहाँ पे बताया गया है कि किसी भी स्टैटिस्टिक की जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं तो उसको हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पे देखें कि मैंने वर्ड स्टैटिस्टिक यूज़ किया है, स्टैटिस्टिक्स यूज़ नहीं किया, ठीक है। सो स्टैटिस्टिक हम किसे कहते हैं, जब भी हम किसी भी सैम्पल डेटा से किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं ना तो उसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम किसी सैम्पल डेटा से मीन को मेजर करते हैं या स्टैंडर्ड डेविएशन को मेजर करते हैं या मीडियन को मेजर करते हैं तो वो स्टैटिस्टिक होगा, ठीक है। मीन भी एक स्टैटिस्टिक है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी एक स्टैटिस्टिक है। तो स्टैटिस्टिक की समझ आ गई। तो यहाँ पे देखिए, जब भी हम किसी स्टैटिस्टिक की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे ना तो हम उसको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। जब हम इसकी एग्जाम्पल करेंगे तब भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी इस डेफिनेशन की। ओके, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सैम्पलिंग हम 2 तरह से करते हैं। सैम्पलिंग कैन बी डन इन 2 वेज। एक तो हम करते हैं सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, दूसरी हम करते हैं सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। तो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट क्या होती है, उससे पहले आप ये समझ लें कि पॉपुलेशन और सैंपल में क्या डिफरेंस होता है। पॉपुलेशन हमारा एक ह्यूज डेटा होता है, एक बहुत बड़ा डेटा होता है, और सैंपल हमारा उस ह्यूज डेटा का एक पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट पॉपुलेशन है, लेकिन अगर उसी स्टूडेंट्स में से हमें 50 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है तो वो हमारा सैंपल होगा, ठीक है ना। पॉपुलेशन में हमारा एक बड़ा डेटा होता है, सैंपल हमारा उस बड़े डेटा का एक छोटा सा पार्ट होता है। ओके, तो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि अगर हमारा एक पॉपुलेशन डेटा है तो हमने उसमें से एक एलिमेंट को हमने ड्रा करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको ड्रा करेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन को हम गेट करेंगे और फिर दोबारा उसको रिप्लेस कर देंगे उसी पॉपुलेशन के अंदर,
ठीक है। जबकि सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि हम अगर एक एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं एक पॉपुलेशन डेटा में से, तो हम क्या करते हैं, उसको रिप्लेस नहीं करते, हम दोबारा उसके अंदर पुट नहीं करते, बल्कि हम अगली दफ़ा एक नया एलिमेंट को ड्रा करते हैं। यानी कि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में जब एक एलिमेंट को ड्रा किया जाता है, सो जब दूसरी दफ़ा हम किसी एलिमेंट को ड्रा करते हैं तो पहले वाले एलिमेंट को भी ड्रा करने की हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है, हम पहले वाले को भी दोबारा एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग करते हैं, तो अगर एक दफ़ा एलिमेंट को ड्रा किया तो हम जब दोबारा किसी एलिमेंट को ड्रा करेंगे तो पहले वाले को हम एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि पहले वाले को हमने रिप्लेस किया ही नहीं, हमने दोबारा उसके अंदर पॉपुलेशन के अंदर पुट किया ही नहीं। हम अपनी डेली लाइफ में ज़्यादातर सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट करते हैं। जैसे कि अगर एक क्लास में हमने किसी 2 स्टूडेंट्स को किसी काम के लिए सिलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट करेंगे, हम बगैर रिप्लेसमेंट के उन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर एक स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लिया तो अगली दफ़ा जब हमने सेलेक्ट करना है तो हम किसी और स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे, हम पहले वाले को उन स्टूडेंट्स में दोबारा नहीं भेज देंगे, बल्कि हमने पहले वाले को सिलेक्ट ही करना है। जब दूसरे वाले को सिलेक्ट करेंगे तो हम किसी और को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जहाँ पे हमने सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करनी होती है, जहाँ पे हम रिप्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है, उसको हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारे पास, अब यहाँ पे हमारे पास 2 कार्ड्स के फॉल्टी आइटम्स का डेटा है। फर्स्ट ये वाली कार्ड है, इसके अंदर 5 फॉल्ट्स हैं। सेकंड ये वाली कार्ड है, इसके अंदर भी 5 फॉल्ट्स हैं। 0 का मतलब कि कोई फॉल्ट नहीं, 1 का मतलब कोई फॉल्ट है, 2 का भी मतलब कि कोई फॉल्ट है, 3 का भी मतलब कि कोई फॉल्ट है, 4 का भी मतलब कि कोई फॉल्ट है, ठीक है। तो ये जो 5 जो वैल्यूज़ हैं, ये दोनों कार्ड्स के फॉल्टी आइटम्स हैं, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, इनके सैम्पलिंग हमने करनी है, ठीक है। सो अब हमने देखना है कि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट कर सकते हैं या फिर सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। तो वो हम चेक करेंगे, वो हम किस तरह करेंगे। जैसे यहाँ पे देखें, अगर हम एक कार्ड को चेक करते हैं, फर्स्ट कार्ड को, तो इसके अंदर हम इसको जब हमने चेक किया तो हमें 0 फॉल्ट मिला, ठीक है। 0 का मतलब कोई फॉल्ट नहीं है इस कार्ड में। तो जब हमने दूसरी कार्ड को चेक किया तो हो सकता है कि वहाँ पे भी हमें 0 फॉल्ट मिल जाए, ठीक है। तो इसका मतलब कि 0 दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो मतलब कि हम कर रहे हैं सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है कि 0 इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, 1 भी इसमें आ सकता है, इसमें भी आ सकता है 1 फॉल्ट, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक कार्ड में कोई फॉल्ट नहीं है तो जब हम दूसरी कार्ड को चेक करें तो उसमें लाजमी कोई ना कोई फॉल्ट हो, उसमें 0 ना आए। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसमें भी कोई फॉल्ट ना हो, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट करते हैं, जैसे अगर हमने फर्स्ट कार्ड को चेक किया तो हमें यहाँ पे 0 फॉल्ट मिला, तो इसका मतलब कि अब हमें ये 0 मिल चुका है, अब हमें 0 दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने रिप्लेसमेंट नहीं करनी, हमने 0 को दोबारा पुट नहीं करना अपने पॉपुलेशन डेटा में, ठीक है। तो मतलब कि 0 हम अब रिप्लेस नहीं कर रहे तो 0 हमें दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम सेकंड कार्ड को चेक करेंगे तो हो सकता है कि उसमें भी कोई फॉल्ट ना हो, लेकिन अगर हम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट करेंगे तो उसका मतलब कि उस कार्ड में लाजमी कोई ना कोई फॉल्ट है, 0 उसमें नहीं होगा, क्योंकि 0 का हमने पहले से गेट कर लिया, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अगर इसमें कोई फॉल्ट नहीं है तो हो सकता है इसमें भी कोई फॉल्ट ना हो, ठीक है। सो यहाँ पे हम विद रिप्लेसमेंट करेंगे। अगर हमने एक कार्ड में 0 फॉल्ट हमें मिला है तो इसका मतलब कि हमने 0 को दोबारा रिप्लेस कर दिया है। सो जब हम सेकंड कार्ड को चेक करेंगे तो इसके जब हम 5 फॉल्ट्स को चेक करेंगे तो उसमें से भी हमें 0 मिल सकता है, ठीक है। तो ये जो हम सैम्पलिंग करेंगे ये हम विद रिप्लेसमेंट करेंगे। समझ आ रही है ना मेरी बात की। सो कुछ हमारे पास ऐसा डेटा होता है, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है हमारी रियल लाइफ में कि जहाँ पे हमने सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करनी होती है। तो अब हमने देखना है कि जो हमारे पास दोनों कार्ड्स हैं इनके जो 5 फॉल्ट्स हैं हमारे पास, इन फॉल्ट्स में से हम किस तरह इनकी सैम्पलिंग कर सकते हैं विद रिप्लेसमेंट। तो ये हमें किस तरह पता चलेगा कि कितने टोटल इनके सैंपल्स बनेंगे विद रिप्लेसमेंट। तो हमने क्या करना है कि इनमें टोटल अब 5 इनके फॉल्ट्स हैं ना, तो हमने क्या करना है कि 5 की पावर 2 लेनी है, 2 की लेनी है क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं, ठीक है। तो अगर हम 5 की पावर 2 लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 25 टोटल बनेंगे सैंपल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सैंपल्स हैं ये हमारे पास टोटल 25 सैंपल्स हैं। यानी कि पहला सैंपल हमने कैसे गेट किया कि जब फर्स्ट टाइम एक कार को चेक किया तो उसमें से हमें 0 फॉल्ट मिला, तो जब हमने दूसरी कार को चेक किया तो हमें फिर से 0 फॉल्ट मिला, क्योंकि हम विद रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग कर रहे हैं तो 0 दोनों तरफ भी आ सकता है। यानी कि दोनों कार्ड्स में हो सकता है कोई फॉल्ट ना हो, तो हमारे पास एक सैंपल ये आ गया। फिर हमने जब दूसरी दफ़ा सैम्पलिंग की तो जब पहली कार को चेक किया तो इसमें हमें 0 मिला, यानी कि कोई फॉल्ट नहीं है पहली कार में, लेकिन दूसरी कार में कोई ना कोई फॉल्ट है, फॉल्ट 1 हमें मिला है। तो इसका मतलब कि दूसरा हमारा जो सैंपल है वो 0-1 है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे 0-2 हमारे पास सैंपल हो सकता है, 0-3 सैंपल हो सकता है, 0-4। तो इसी तरह ऑनवर्ड अगर हम जाएँ तो जो लास्ट वाला सैंपल है वो है 4-4, कि दोनों में 4-4 भी फॉल्ट हो सकता है। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे 25 टोटल सैंपल्स आ चुके हैं उन दोनों कार्स के। सो ये जो हमने सैम्पलिंग की है ये हमने विद रिप्लेसमेंट किया है, तो हमें यहाँ पे 25 सैंपल्स मिले हैं टोटल। लेकिन अगर हम विदाउट रिप्लेसमेंट करते हैं तो हमारे पास कम सैंपल्स आएंगे। कम क्यों आएंगे? क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट में अगर
हमारे पास एक आइटम का अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं एक पॉपुलेशन में से, तो हम दोबारा उसको रिप्लेस नहीं ना करते, तो इसका मतलब कि अगली दफ़ा जो हमारे पास एलिमेंट आएगा वो डिफरेंट आएगा। तो इस तरह हमारे पास कम सैंपल्स बनेंगे। जैसे यहाँ पे देखें ना, अगर 0 को हमने सेलेक्ट किया तो हम दोबारा 0 को सेलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, सेकंड कार्ड में से। तो मतलब कि 0 0 हमारा, फिर अगर हम सैम्पलिंग करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट तो हमारे पास ये वाला सैंपल नहीं था होना, इसलिए 1 1 भी नहीं था होना, इसी तरह 2 2 भी नहीं था होना। तो मतलब कि जस्ट आपने याद रखना है कि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में हमारे पास टोटल सैंपल्स आ जाते हैं, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट में हमारे पास सारे सैंपल्स नहीं आते, सिर्फ चंद सैंपल्स आते हैं, वो भी यूनिक सैंपल्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हम रिप्लेसमेंट नहीं काटे होते हैं। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया टॉपिक आपका। अब हमने क्या करना है कि ये जो 25 सैंपल्स हमने ड्रा किए हैं विद रिप्लेसमेंट, इनका अब हमने मीन निकालना है। हम क्या करेंगे कि ये जो सबसे पहले हमारा सैंपल है 0 0, इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। तो 0 0 को ऐड करने के बाद डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.0, ठीक है। सो पहले सैंपल के हमारे पास मीन वैल्यू क्या आई 0.0, ठीक है। पहले सैंपल के हमारे पास मीन वैल्यू आगे 0.0, इस तरह बाकी सारे सैंपल्स के सामने करना है। सेकंड जो सैंपल है इसमें 1 में 1 प्लस करना है, डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5। तो इसी तरह हमने क्या करना है कि दोनों वैल्यूज को प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड करना है, और 25 यहाँ पे सैंपल्स के हमारे पास 25 मीन्स आ जाएंगे, ठीक हो गया। तो इस तरह हमने मीन निकाल लेना है। अब हम क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स बना लेंगे। उन सैंपल के मीन जो हमने निकाले हैं उनके हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ड्रा कर लेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये हमारे पास जो कॉलम है ये हमारा मीन है, ठीक है। एक्स बार का है, हम मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो ये सैंपल मीन्स का हमारे पास कॉलम है, ये जो हमने मीन्स को ड्रा किया है, और यहाँ पे हमने उसकी नंबर ऑफ सैंपल्स यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी को ड्रा किया है। यानी कि 0 0 जो मीन है इसमें हमारे पास एक ही सैंपल है, ठीक है। 0 0 का हमारे पास सिर्फ एक ही सैंपल है, जबकि 0.5 जो है ये इसके हमारे पास 2 सैंपल्स हैं। एक ये हमारे पास 0.5 का है और दूसरा हमारे पास ये 0.5 है, ठीक है। सो इसके हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी में हमारे पास 2 सैंपल्स आ रहे हैं। इसी तरह 3 सैंपल्स के जो मीन है वो 1.0 है। ये देखें, ये हमारे पास 1.0, ये हमारे पास 1.0 और हमारे पास ये है। ये इन तीनों सैंपल्स की मीन वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी इनकी क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। इसी तरह 1.5 के जो हमारे पास मीन वैल्यूज़ हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 4 आ जाएगी। इनके 4 ऐसे सैंपल्स हैं जिनकी सेम 1.5 मीन वैल्यू है, ठीक है। इस तरह हमने सबकी फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे राइट डाउन कर लेना है। तो उसके बाद जो थर्ड हमारा कॉलम होगा वहाँ पे हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी को ड्रा कर लेना है। प्रोबेबिलिटी अब हम निकालेंगे इस मीन वैल्यूज़ की। तो वो किस तरह निकालेंगे, इसकी जो हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली है, हमने हर फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है, हमारे पास यहाँ पे सबकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस तरह क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा था, हमने प्रोबेबिलिटी की क्लासिक डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि क्लासिक डेफिनेशन के मुताबिक हमने पढ़ा था फॉर्मूला m डिवाइडेड बाय n। m हमारे पास जो है ये फेवरेबल आउटकम्स है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टोटल, और ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। तो यहाँ पे फेवरेबल अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 हमारा फेवरेबल है और टोटल हमारे पास यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी 25 है, तो ये टोटल हमारे पास n की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस तरह m हमारे पास यहाँ पे 1 आएगा और n हमारे पास यहाँ पे 25 आएगा, ठीक है। इस तरह यहाँ पे हमने 2 को डिवाइड 25 से कर लेना है, फिर हमने उनकी सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है। अब हम ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई करें प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम प्रोबेबिलिटी की क्लासिक डेफिनेशन हम यूज़ करते हैं तो हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास जो सैंपल है वो हमारे पास इक्वली लाइकली हैं, ठीक है। इक्वली लाइकली ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिन सबकी सेम प्रोबेबिलिटी होती है अकर होने की। यानी कि यहाँ पे देखें ना, जो 25 हमारे पास सैंपल्स हमने ड्रा किए हैं, इन 25 सैंपल्स में से कोई भी सैंपल रैंडमली आ सकता है। यानी कि अगर एक कार्ड को चेक करें तो हमारे पास अगर 2 यहाँ पे आ जाता है, फॉल्ट आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम कार्ड 2 में चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास 0 फॉल्ट आ जाता है, तो हमें ये वाला सैंपल मिलेगा 2,0, ठीक है। तो इस तरह रैंडमली हमारे पास कोई भी सैंपल आ सकता है। तो ये जो होते हैं इनको हम इक्वली लाइकली कहते हैं। सो जब भी हमारे पास कोई डेटा इक्वली लाइकली अकर होता है तो हम प्रोबेबिलिटी की क्लासिक डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं। इन सारी प्रोबेबिलिटी को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 1 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। तो इस एग्जांपल में हमने किया क्या है, जो हमारे पास 2 कार्ड्स के फॉल्टी आइटम्स का डेटा था उसके पहले तो हमने सैंपल्स को ड्रा किया, सैंपल्स हमने बनाए विद रिप्लेसमेंट, फिर हमने हर सैंपल के यहाँ पे मीन फाइंड किया, फिर हमने इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया जिसमें हमने उन सारी मीन वैल्यूज़ की फ्रीक्वेंसी को हमने लिखा, और फिर हमने उन सारी जो मीन वैल्यूज़ हैं उनके हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे निकाला। तो यहाँ पे अगर हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन देखें तो इसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी स्टैटिस्टिक की जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को निकालते हैं तो उसको हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने मीन को ड्रा किया है,
ठीक है, हमने मीन को निकाला है, अरिथमेटिक मीन को। तो जो मीन है ये हमारा स्टैटिस्टिक है। तो जब किसी भी स्टैटिस्टिक की हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं तो उसको हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। किसी भी स्टैटिस्टिक यानी कि यहाँ पे हमने मीन को निकाला है ना, तो यहाँ पे हम इसकी जगह मीडियन को भी फाइंड कर सकते थे। हमने ये करना था कि यहाँ पे मीन फाइंड करने के बजाय इन सारे सैंपल का हमने यहाँ पे मीडियन फाइंड करना था, और फिर हमने यहाँ पे उन सारे मीडियन का हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। ठीक है, सो किसी भी जब हम स्टैटिस्टिक की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं तो उसको हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। समझ आ गई? ये हमारी डेफिनेशन थी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की। यानी कि सिंपल अगर हम देखें कि हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम किसी भी डेटा की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है, कोई डिस्क्रीट या फिर कोई कंटिन्यूस वेरिएबल है, तो हम उन सारी वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। लेकिन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं कि हम किसी क्वांटिटी की जब डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं तो हम उसको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, सो उस क्वांटिटी में हमारे पास कुछ भी हो सकता है, मीन हो सकता है, मीडियन हो सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे स्टैटिस्टिक कहते हैं। आई होप कि इसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, कहीं से कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो दोबारा देखिएगा, बहुत इजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जस्ट आपने ये याद रखना है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास कोई ना कोई स्टैटिस्टिक होता है, उसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टैटिस्टिक क्या था, मीन था, तो हमने उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लिया। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट वी हैव जस्ट कंस्ट्रक्टेड इज कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। अभी जो हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट किया है, ये हमने किसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट की है, मीन की। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्टैटिस्टिक क्या है, मीन है। सो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है इसको हम कहते हैं मीन का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर हम मीन की प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे तो ये मीन का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर हम मीडियन की प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे तो ये मीडियन का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, अभी हमने मीन की प्रोबेबिलिटीज निकाली थी तो इसको हम मीन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मीन की जगह कोई भी हमारे पास क्वांटिटी हो सकती है। सो जिसकी भी हम क्वांटिटी की हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उसकी हम यहाँ पे उसको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट फॉर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है। इट प्लेज अ बिग रोल इन बोथ एस्टिमेशन एंड हिपोथेसिस टेस्टिंग। ये इसकी जो कैटेगरीज हैं, एस्टिमेशन और हिपोथेसिस टेस्टिंग, इन दोनों में इसका एक बड़ा रोल होता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। ओके, आगे हम देखते हैं हमारे पास क्या है। अभी जो हमने पीछे मीन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकाली है ना, उसकी हम शेप देखें तो इस तरह हमारे पास शेप बनती है। ठीक है, इसको हम सिमेट्रिक शेप भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो एक्स एक्सिस में, ये हमारे पास मीन की वैल्यूज़ हैं, जो हमने मीन की वैल्यूज़ निकाली थी, ये हमारे पास उनकी प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यूज़ हैं। सो अगर हम मीन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की शेप देखें तो हमारे पास इस तरह बनती है। ठीक, अब अगला जो हमारा टॉपिक है वह है कि पीछे जो एग्जांपल में हमने मीन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमने निकाली है ना, तो अब हमने उसकी मीन देखना है कि हम उसका मीन किस तरह फाइंड कर सकते हैं और हम उस मीन के सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूले हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हमने देखना है कि सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास फॉर्मूले कौन से होते हैं। म्यू एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स बार इनटू एफ ऑफ एक्स बार। यानी कि अगर हमारे पास पहले फॉर्मूला क्या था, मीन इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स इनटू एफ ऑफ एक्स, हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था जब हम मीन को कंप्यूट करते हैं एक पॉपुलेशन में से। लेकिन अब हमारे पास किसी क्वांटिटी का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अगर डेटा है, हम क्या करेंगे कि साथ हम एक्स बार लगाएंगे। ठीक है, अगर हमने मीन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना है तो यहाँ पे एक्स बार लगाएंगे, इक्वल टू यहाँ पे एक्स बार लगाएंगे, यहाँ पे मीन आ जाएगा और यहाँ पे उस मीन की सारी वैल्यूज़ की यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो एक्स बार है, जो हमारी मीन की सारी वैल्यूज़ है, उसको हमने उसकी प्रोबेबिलिटीज की सारी वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे देखें, अगर हमने इस क्वेश्चन में से हमने मीन निकालना है, अब इस मीन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन किस तरह निकालेंगे कि ये जो मीन की सारी वैल्यूज़ हैं इन सबको प्रोबेबिलिटी की सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो नया कॉलम आएगा हम क्या करेंगे, उन सारी वैल्यूज़ का समेशन ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास उस मीन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन हमारे पास आ जाएगा। अब अगर हमारे पास यहाँ पे मीन के जगह कोई और क्वांटिटी है, जैसे कि मीडियन है, तो मीडियन को हम एक्स टिल्डा से डिनोट करते हैं ना, एक्स टिल्डा से। सो अगर हमारे पास यहाँ पे एक्स टिल्डा होता, अगर हमने फाइंड की होती सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पीछे क्वेश्चन में, ठीक है, यानी कि मीन की जगह अगर हम मीडियन फाइंड करते तो हमने उस मीडियन के सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन किस तरह निकालना था कि जहाँ जहाँ पे हमारे पास एक्स है ना, वहाँ पे हमने एक्स टिल्डा लगाना है। यहाँ पे एक्स टिल्डा आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा, यहाँ पे मीडियन आ जाएगा, यहाँ पे भी हमारे पास मीडियन की प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि जिस क्वांटिटी की हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे पास मीन के फॉर्मूले में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हमारे पास वो क्वांटिटी आ जाएगी। समझ आ गई?
तो वेरिएंस का फॉर्मूला अगर हम देखें, अगर हमने मीन के सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला है। हमने वेरिएंस का फॉर्मूला पढ़ा था लेक्चर नंबर 27 में, आई थिंक हमने पढ़ा था। तो वेरिएंस का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू ई ऑफ एक्स हमने पढ़ा था स्क्वायर माइनस उसके बाद ई ऑफ एक्स का बाहर होल स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था वेरिएंस के लिए। तो अगर हमने किसी मीडियन के सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस फाइंड करना है तो जहाँ जहाँ हमारे पास यहाँ पे एक्स है ना, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हमारे पास एक्स बार आ जाएगा, वहाँ पे हमारे पास मीन आ जाएगा। तो यहाँ पे भी मीन आ जाएगा, यहाँ पे भी एक्स बार आ जाएगा, यहाँ पे भी एक्स बार आ जाएगा। सिंपल, ठीक हो गया। इस तरह हम इसके वेरिएंस को भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल थी, अगर वहाँ से हमने वेरिएंस फाइंड करना है तो किस तरह करेंगे, पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसकी वैल्यू किस तरह निकाल लेंगे, अगर हमारे पास ई ऑफ एक्स है, यहाँ पे ई हमारे पास क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए, हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स इन टू एफ ऑफ एक्स। यानी कि ये बिल्कुल सेम फॉर्मूला जैसे हमारे पास यहाँ पे मीन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसलिए हम मीन को भी, जैसे हम मीन को म्यू से डिनोट करते हैं ना, तो हम इसको ई ऑफ एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ हमने क्या करना है कि जब हमने वेरिएंस निकालना है, पहले हम ई ऑफ एक्स निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारे पास मीन है तो यहाँ पे भी मीन आ जाएगा, यहाँ पे भी मीन आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, फिर आपने उसका स्क्वायर ले लेना है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे ई ऑफ एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स बार के साथ स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स बार, यानी कि यहाँ पे हमारे पास साथ स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, एक्स बार के साथ। तो अभी हमने जो मीन का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया था पीछे, उसका अगर हमने वेरिएंस निकालना है तो पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ई ऑफ एक्स के लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मीन की सारी वैल्यूज को उसकी प्रोबेबिलिटी की सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका सम ले लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, मीन की सारी वैल्यूज को उसकी प्रोबेबिलिटी की सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम उसका सम ले लेंगे। सम लेने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी, हमने क्या करना है कि उसका हमने स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी। इस तरह यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो हमारे पास एक्स बार की वैल्यूज है ना, ये वाली जो वैल्यूज है एक्स बार की, इन सब के हमने पहले स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। फिर उसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने उसका सम ले लेना है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर आपने उन दोनों को माइनस करना है, तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमने पीछे एग्जाम्पल किया है जहाँ पे हमने मीन का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया है, इसका मीन और इसका यहाँ पे वेरिएंस, ये दोनों फॉर्मूल्स आपने अप्लाई करने हैं, और मीन और वेरिएंस इन दोनों के आपने खुद फाइंड करने हैं। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो चुकी है, ठीक है। तो ये आपने इसका कैलकुलेशन खुद करना है। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं दो प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 1। इसमें क्या है, इन केस ऑफ सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एज वेल एज सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर हम सैम्पलिंग कर रहे हैं रिप्लेसमेंट यानी कि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के केस में, और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में हमारे पास म्यू एक्स बार इक्वल होगा म्यू के। अब यहाँ पे देखिए, ये जो म्यू है ये हमारे पास मीन है पॉपुलेशन के लिए, तो ये जो म्यू एक्स बार है ये किसका है, ये मीन के सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 1 बताया कि अगर आप किसी पॉपुलेशन का मीन फाइंड करते हो या किसी मीन के सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड करते हो तो ये इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे इसका इस मीन के सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड करते हो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए, इसी तरह अगर आप उसी डेटा में से मीन ऑफ पॉपुलेशन फाइंड करते हो, उसके मीन वैल्यू निकालते हो, तो दोनों की सेम वैल्यूज होंगी दोनों केसेस में। अगर हम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करेंगे, अगर हम विदाउट रिप्लेसमेंट करेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी 2 है यहाँ पे स्टैंडर्ड एविएशन इन केस ऑफ सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। अब अगर हम स्टैंडर्ड एविएशन फाइंड कर रहे हैं किस केस में, अगर हम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन। लेकिन अगर हम विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो हम इस तरह ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे स्टैंडर्ड एविएशन को फाइंड करने के लिए, सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन। उसके बाद इस होल टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन माइनस 1। अब यहाँ पे जो कैपिटल एन है ये हमारा पॉपुलेशन साइज है, और जो स्मॉल एन है ये हमारे पास सैम्पल साइज है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इसको हम, ये जो वैल्यू है ये वाली जो टर्म है, इसको हम फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन कहते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है FPC। उसके बाद लास्ट में एक पॉइंट नोट करने वाला है, इफ़ द सैम्पल साइज इज लेस देन 5% ऑफ द पॉपुलेशन साइज। अगर हमारा सैम्पल साइज पॉपुलेशन साइज के 5% से लेस है, देन वी डोंट नीड टू अप्लाई दिस टर्म। तो फिर हम ये टर्म इसके साथ फॉर्मूले में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती हमें। फॉर एग्जांपल अगर हमारा सैम्पल साइज यानी कि कैपिटल एन की वैल्यू हमारी जो है वो 1000 है,
ठीक है। अगर हमारी कैपिटल एन की वैल्यू 1000 है और स्मॉल एन की वैल्यू हमारी जो है वो हमारी 2 है, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे देखें तो कैपिटल जो पॉपुलेशन साइज है वो बहुत बड़ा है, लेकिन सैंपल साइज हमारा जो है वो उसके 5% से भी कम है। 2 जो है ये 1000 से 5% से भी कम है, ठीक है, ये जो सैंपल साइज है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं, कैपिटल एन अगर हमारा 1000 है तो -2, नीचे भी आ जाएगा 1000 -1, तो क्या वैल्यू आएगी 1000 में से जब हम 2 निकाल देंगे तो 998 आ जाएगा, और नीचे जब 1 निकाल देंगे तो 999 आ जाएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो पॉइंट में वैल्यू आएगी, तो जो पॉइंट में वैल्यू आएगी ना वो हमारे 1 के बहुत करीब होगी। तो अगर वैल्यू 1 के बहुत करीब होगी तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इस टर्म को इस स्टैंडर्ड डेविएशन में हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, समझ आ रही है ना। यानी कि अगर हमारा सैम्पलिंग साइज जो है वो पॉपुलेशन साइज के 5% से लेस है, ठीक है, अगर 5% से लेस है सैम्पल साइज तो हमें इस टर्म को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, फिर जस्ट हमें इसको ही सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा 5% से बड़ा डेटा है, अगर हमारे पास यहाँ पे 2 की बजाय यहाँ पे 500 या 600 होता तो हमने फिर इस टर्म को लास्ट में यहाँ पे यूज़ करना था। समझ आ गई। तो जस्ट ये छोटा सा कंसेप्ट था यहाँ पे, लास्ट में आपने इसको याद रखना है। उसके बाद मैं आपको लास्ट में एक चीज़ बता दूँ जो कि आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हम किसी भी डेटा का मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हम क्यों फाइंड करते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये कर्व है, ठीक है, ये हमारे पास एक कर्व है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि सेंटर में हमारा यहाँ पे मीन पॉइंट होता है, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे मीन होता है। सो सेंटर में क्यों होता है, क्योंकि जब भी हमने कोई सेंटर वैल्यू निकालनी होती है तो हम तो मीडियन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जो मीन होता है ना, मीन हमारे पास एक ओवरऑल वैल्यू होती है, क्योंकि हम इसको एवरेज भी कहते हैं। तो जब भी हम किसी भी डेटा में मीन निकालते हैं तो हमें एक होल वैल्यू मिलती है, ठीक है, वो होल वैल्यू सारी वैल्यूज़ को डिस्क्राइब कर रही होती है, हमें एक रिजल्ट दे रही होती है। सो जो मीन होती है ना, जो एवरेज वैल्यू हमारे पास आती है मीन की, वो एक बैलेंस पॉइंट होता है जो कि अपने से आगे वाली वैल्यूज़ और अपने से पीछे वाली सारी वैल्यूज़ को बैलेंस कर रही होती है। सो हमें एक बैलेंसिंग वैल्यू हमें यहाँ पे दे रही होती है, ठीक है, इसलिए हम इसको सेंटर में डिनोट करते हैं मीन को। और जो वेरिएंस होता है ना, वेरिएंस हमें एक डेटा का स्प्रेड बता रही होती है, यानी कि मीन से आगे पीछे जितना भी डेटा होता है ना वो हमें वेरिएंस बता रहा होता है उस डेटा का स्प्रेड। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन में हम एक पर्टिकुलर डेटा की पोजीशन हम डिफाइन कर रहे होते हैं। जैसे हमने पीछे भी एक लेक्चर में देखा था कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करते हैं एक डेटा की पोजीशन को फाइंड करने के लिए, ठीक है। यानी कि जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन को अप्लाई करते हैं, अगर हमारे पास एक वैल्यू है 40, तो हमने देखना है कि ये वैल्यू मीन से आगे है, अबव है या बिलो है, तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो ये इन तीनों का काम होता है। मीन जो है एक बैलेंसिंग पॉइंट होता है, बाकी सारी वैल्यूज़ को बैलेंस कर रहा होता है, और वेरिएंस डेटा का स्प्रेड होता है, और जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो एक पर्टिकुलर डेटा की पोजीशन हम देख रहे होते हैं कि वो मीन से आगे है या फिर पीछे है। सही हो गया। ओके जी, तो यही तक था आज हमारा लेक्चर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जस्ट वीडियो देख के चले जाते हैं। मैंने वीडियो के 1-1 घंटे के लेक्चर्स लिए हुए हैं, फिर मैंने कहीं जाके इन नोट्स को प्रिपेयर किया है सिर्फ आपके लिए। तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगानी पड़ती हैं, बहुत टाइम कंज्यूम करना पड़ता है, एक दिन के 2-3 घंटे तो ऐसे ही चले जाते हैं। तो खैर, बताने का मेरा ये मकसद है कि आप कोऑपरेट किया करें। तो अगर आपको कुछ प्रोडक्टिव मिल रहा है ना तो आप लाजमी सब्सक्राइब किया करो। थैंक यू सो मच।